हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई क्लास के साथ। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट, इसका एक टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसका हिंदी में रूपांतरण होगा इतिहास अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरातात्विक सामग्रियां अन्य स्रोतों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होती हैं, क्योंकि इसमें काल निर्धारण में हेरफेर की संभावना बहुत कम पाई जाती है। हम कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करते हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट होगा हमारा अभिलेख। स्क्रिप्ट को एक अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि अनेक अभिलेख पर तिथि अंकित नहीं है, किंतु इन अभिलेखों पर अंकित विभिन्न अक्षरों की बनावट के आधार पर मोटे रूप में उनका काल निर्धारित हो जाता है। अभिलेखों के अंतर्गत गुफालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र आदि आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों में अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरोली अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख तथा एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख आदि का स्थान विशिष्ट है। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट होगा आपकी मुद्राएं, जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुरातात्विक सामग्रियों में मुद्राओं का ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये मुद्राएं प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास की बड़ी ही उपयोगी साबित होती हैं। उदाहरण के लिए यूनान और रोम के इतिहासकार द्वारा केवल 4-5 हिंदी यूनानी शासकों का उल्लेख किया गया है, परंतु मुद्राओं के आधार पर राज्यकाल का पूरा इतिहास लिखना संभव हुआ है। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं पर पड़ी तिथि से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। मुद्राओं अथवा सिक्कों से तात्कालीन आर्थिक दशा, संबंधित सम्राट की राज्य सीमा, कला, धार्मिक दशा तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्मारक। स्मारक में पुरातात्विक सामग्रियों में अभिलेख और मुद्राओं के साथ साथ स्मारक भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो स्मारकों का अधिक महत्व नहीं है, किंतु धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अभिलेख के साथ साथ स्मारकों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्मारकों के अंतर्गत सभी प्रकार के भवन, मूर्तियां, इमारतें, कलात्मक वस्तुएं, मंदिर, विहार, स्तूप आदि रखे जा सकते हैं। ये स्मारक तात्कालीन भारत की धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है अवशेष। भारत के विभिन्न स्थलों पर उत्खनन में प्रचुर मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में प्रागैतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। उत्खनन द्वारा अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे बर्तन, हथियार, औजार, बटखरे, खिलौने आदि। इन अवशेषों के मनोयोगपूर्ण अध्ययन से हमें तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं।
हमारा 5वां पॉइंट है मोहरें। विभिन्न उत्खननों से प्राप्त मोहरों के आधार पर प्राचीन कालीन अर्थव्यवस्था, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक गतिविधियां इत्यादि पर पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरों के आधार पर हड़प्पा संस्कृतियों के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार बसाड़ से प्राप्त 274 मोहरों से 4वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक ऐसी व्यापारियों की श्रेणियों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले लोगों का पता चला। हमारा 6ठा पॉइंट है मूर्तियां। मूर्तियों से संबंधित काल एवं क्षेत्र के जनसाधारण के धार्मिक आस्थाओं एवं कला के प्रति प्रेम के विषय में विशद जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए गुप्त काल की मूर्तियों में अंतरात्मा तथा मुखाकृतियों में जो सामंजस्य देखने को मिलता है, वह अन्य किसी काल की मूर्तियों में नहीं मिलता। इसी प्रकार गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक देखने को मिलती है। मूर्ति कला की ये विशिष्टताएं तत्कालीन जनसाधारण में जीवन पर प्रकाश डालती हैं। हमारा 7वां पॉइंट है चित्रकला। चित्रकला से संबंधित काल की उन्नति एवं अवनति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। चित्रकला में तत्कालीन जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अजंता की चित्रकला गुप्त कला की उन्नत दशा के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। इस प्रकार से जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों को देखने के पश्चात हम निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि इन पुरातात्विक स्रोतों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इतिहास के अध्ययन के लिए कई प्रकार के स्रोत जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों की यात्रियों के वृत्तांत आदि विद्यमान है, लेकिन इन सब के बावजूद पुरातात्विक स्रोतों का विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि इसमें काल का, लेखक के दृष्टिकोण आदि बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोतों में हेरफेर की संभावना अत्यंत क्षीण होती है, जिससे यह अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होती है। तो मैंने आज भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों पर अपने क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। मैं अगले क्लास में भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।